नहीं, कम नहीं है, जोश तो ऐसे ही है, लेकिन एक उम्र का भी तकाजा रहता है तो उस 28 साल में जो जोश और माने ताकत था, ये आपका अभी 63 हो गया मेरा, तो आफ्टर 35 ईयर्स वो तो रहेगा नहीं, मैच्योरिटी तो आएगा थोड़ा। ऐसा नहीं है, मैं 35 ईयर्स लोगों का सेवा किया है, तो मैं सोचता हूँ कि दूसरा कोई आए और काम करे तो वो बेटर काम कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और उदय इंडिया की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है इस वक्त उड़ीसा के सुदूरवर्ती इलाके में, और ये है राउरकेला। और हम तो दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ एक बहुत वेटरन नेता, बहुत विरासत वाले नेता मौजूद हैं, ज्वेलर राम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उदय इंडिया को। अपने दर्शकों को बता दें कि ज्वेलर राम जी बहुत युवा विधायक रहे, 2 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे, और वो देश के पहले आदिवासी कल्याण मंत्री भी हैं। उनका बड़ा लंबा संसदीय अनुभव है और जिसका फ़ायदा देश उठाता है, और भविष्य में भी वो एक बड़ी भूमिका नजर आ सकते हैं। उनसे सारी बातें जानेंगे। सर, पहला सवाल तो आपसे ये है कि आप 5 बार से सांसद हैं जी। इस क्षेत्र में, आपको क्या क्या समस्या दिखती है, उसके समाधान के लिए क्या क्या किया आपने? नहीं, जो समस्या था मैक्सिमम समाधान हो गया है। अब राउरकेला एयरपोर्ट चालू हो गया है, द्वितीय सेकंड ब्राह्मणी सेतु ये बन गया है, बीमलगढ़ तालचेर रेलवे लाइन ये काम प्रोग्रेस में है। उसके साथ साथ इस इलाका जोन में जो मेडिकल में समस्या था, मलेरिया में बहुत सारे लोग मर जाते थे, वो आज ऐसा नहीं है। आज मेडिकल का समस्या थोड़ा दूर हो गया है। एजुकेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, और ट्राइबल एजुकेशन में खास करके बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के कारण हमारा यहाँ लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, और आजकल ओएस में और इंजीनियरिंग मेडिकल में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो इसलिए एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन भी, रोड एवं रेलवे नेटवर्क भी काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है, लेकिन फिर भी और कुछ बाकी है, उसको हम आगे करेंगे, ऐसा उम्मीद रखते हैं। अच्छा, आप एक फायर ब्रांड नेता रहे हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि जब आप पहली बार युवा थे, चुन के पहली बार विधानसभा पहुँचे थे, तो आपने बीजू पटनायक तक से पंगा मोल ले लिया था, और वो जमाना ही कुछ और था। सिर्फ 2 विधायक चुन के शायद पहुँचे थे उस वक्त विधानसभा में। हाँ, तो उसको देखते हुए आप इस बार, मतलब जो आपका जो सांसद कार्यकाल रहा है, उसको देखते हुए क्या आपका जोश कुछ कम क्यों दिख रहा है इस बार? नहीं, कम नहीं है, जोश तो ऐसे ही है, लेकिन एक उम्र का भी तकाजा रहता है तो उस 28 साल में जो जोश और माने ताकत था, ये आपका अभी 63 हो गया मेरा, तो आफ्टर 35 ईयर्स वो तो रहेगा नहीं, मैच्योरिटी तो आएगा थोड़ा। तो इसलिए वैसा हल्ला गुल्ला, ऐसा उछाल कूद और कितना करेंगे, वो तो नहीं होगा। तो पॉलिटिक्स में भी थोड़ा गंभीरता भी लाना चाहिए, आना चाहिए। इसके कारण मैं थोड़ा लो प्रोफाइल में रहता हूँ, ज़्यादा पहले जैसा जोश और जुनून के साथ लड़ता था, ऐसा थोड़ा नहीं कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। लेकिन मैं बाकी लोगों को यहाँ उत्साहित कर रहा हूँ, यंग जनरेशन उससे प्रेरणा लेके काफ़ी काम कर रहे हैं। महोदय, 63 साल की उम्र रहती में युवा मानी जाती है, आप 63 साल की उम्र में जोश कम होने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 35 ईयर्स लोगों का सेवा किया है, तो मैं सोचता हूँ कि दूसरा कोई आए और काम करे तो वो बेटर काम कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं ये आखिरी चुनाव लड़ूंगा, ऐसा मैंने बताया है। लेकिन राजनीति से संन्यास नहीं लूँगा, राजनीति में सक्रिय रहूँगा, पहले जैसे थे वैसे ही रहूँगा। दूसरा कोई दायित्व लेके काम करने की इच्छा है। अच्छा, आप देश के पहले जनजातीय कल्याण मंत्री रहे हैं, और आदिवासी अफेयर्स, ट्राइबल जो समस्याएं हैं देश की, एक बड़ी आबादी है, पूर्वोत्तर का हिस्सा है, उड़ीसा का हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, उनकी समस्याओं के बारे में आपकी जो पकड़ है और आपकी जो सोच है, वो देश भर में मानी जाती है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई आप ये मानता है कि उन समस्याओं को आपसे बेहतर जानकारी कोई रख नहीं सकता है। तो आपके पास कोई दीर्घकालिक योजना है कि हर देश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए? देखिए, अब मैंने
एक महीना घूम घूम के छोटा छोटा मीटिंग करके मैं पब्लिक इनपुट लिया था। उसमें मैंने लोगों को पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो लोग 10 बिंदु में मेरे को मैंने हाईलाइट किया था, या मैंने कंप्यूटर में डाल के उसको शॉर्टिंग किया था, तो उसमें 10 विषय आया था। नंबर 1 था कम्युनिकेशन में। अच्छा। आपका जाना आना आवाजाही का व्यवस्था कर दीजिए, तो ये नंबर 1। ये लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा लोग इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। हर ट्रैवल इलाके की समस्या है ये। हाँ, हर देश का भी समस्या है। जाने आने का, कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क बढ़े, रोड नेटवर्क बढ़े, रेलवे नेटवर्क बढ़े, आपका बाकी सब नेटवर्क बढ़े, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। दूसरा जो था वो है इरिगेशन, क्योंकि सरकार हमको नौकरी नहीं दे सकता, सबको ये नहीं कर सकता। अपना पैर में हम अपना कर्म संस्थान करना चाहते हैं। ये कि 75% आदमी कृषि के ऊपर में निर्भर है, तो इसलिए सिंचाई दूसरा पॉइंट था। सिंचाई दे दो हम लोग को, पानी दे दो हम लोग को, तो हम साल भर काम करते रहेंगे और हमको अपना जीवन जीविका करेंगे, सरकार के ऊपर में हम आश्रित नहीं होंगे। ये दूसरा था। जो तीसरा मुद्दा था और चौथा मुद्दा ये बहुत क्लोज में था, हमको एजुकेशन दे दीजिए, हमको हेल्थ प्रोवाइड कर दीजिए, ये उनका था। उसके साथ साथ आपका एक मॉडर्न एम्यूनिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये 5 उनका महत्वपूर्ण था। नंबर 1 रोड, नंबर 2 है आपका इरिगेशन, नंबर 3 है आपका एजुकेशन, नंबर 4 है आपका हेल्थ, और नंबर 5 है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन। ये काम मेरे को लगता है कि नरेंद्र मोदी ये 5 में सक्सेस भी हो गया। दूसरा 5 जो इंडिविजुअल था, उसमें लोग बोलते हैं कि नौकरी नौकरी, कोई नौकरी नहीं मांगता था। लोग बोलते थे कि सर हमको माने अच्छा फैसिलिटी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, हम अपने आप कर लेंगे, स्वरोजगार करेंगे। ये आपका 6th नंबर में था। 7 नंबर में जो लोग थे, उनको बोलना था कि हम लोग को मार्केटिंग फैसिलिटी दीजिए, हम तो उपज कर देंगे, बहुत सारे उपज कर देंगे, लेकिन उपज का जब डिस्ट्रेस हो जाएगा तो हमको मार्केटिंग का फैसिलिटी दीजिए, सरकार खरीदे, एश्योर करे हमको, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप बोलते हैं, वो उनका माने 7वां बिंदु था। 8वां जो था उनका छोटा छोटा समस्या था। किसी को बोलना था कि भाई हमको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, सरकार का ये फैसिलिटी है लेकिन राशन कार्ड नहीं दे रहे हो। गवर्नमेंट का मकान बनाने के लिए व्यवस्था है, लेकिन सरकार हमको किसी न किसी कारण से उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, हमको वो नहीं दे रहा है। ये इंडिविजुअल जो ये है, लास्ट में नौकरी वोकरी का अगर होगा तो करवा दीजिए, ये था। मैंने आप यहाँ सब लोग चिल्ला रहे हैं कि नौकरी नौकरी, नौकरी के लिए लोग बहुत कम हैं जो कि नौकरी करना चाहता है दूसरा। यहाँ आपने अपना जुनून को और जोश को लेके वो काम करना चाहता है, उनको आपका उसका माने उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, उनको एक मौका मिले। आप एक प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त हिंदुवादी रहे हैं। आप कार सेवा के लिए भी गए थे, लेकिन आपके क्षेत्र में मिशनरी वोट बहुत ज़्यादा है, जो कन्वर्जन की जो समस्या है, तो क्या आपको सपोर्ट मिल पाता है जो कन्वर्टेड लोग हैं उनका भी? नहीं, हम तो आज मोदी जी का मंत्र में चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसलिए हम कोई जाति के आधार पे, कोई धर्म के आधार पे काम नहीं किया है। मैंने सबका विश्वास हासिल किया है, इसलिए सब लोग मेरे को वोट देते हैं, सब लोग वोट देते हैं। इवन बहुत सारे लोग अदर पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी मेरे को वोट दे देते हैं। नहीं, नो डाउट आप बहुत पॉपुलर है, इसलिए 5 बार से जीतने लगा था और इस बार भी जीतेंगे, मतलब कहा जा रहा है कि इस बार भी आप ही जीतेंगे। तो आप लेकिन प्रश्न ये है कि क्या टकराव की नौबत तो नहीं आती है कोई इस तरह की? हाँ, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है, लेकिन उसको बैठ के सुलझा लिया जाता है। कभी कभी आता है, आप सही बोले, आता है, लेकिन हम लोग उसमें कोई दंगा हो, फसाद हो, ऐसा होने नहीं देते हैं। हम लोग आपस में सॉल्व कर लेते हैं उसको। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी और अभी जो अमित शाह जी आज पहुँचे, सब ने आह्वान किया है कि हम विधानसभा भी जीतेंगे उड़ीसा में और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और सीएम की रेस में दिल्ली मीडिया आपका नाम बहुत आगे चला रहा है, तो क्या हम उम्मीद करें कि जुएल ओराम उड़ीसा के सीएम पद तक पहुंचेंगे? नहीं, मैं दावेदार नहीं हूँ,
लेकिन काल पार्टी ने निर्णय करके बोलेगा कि ये काम आपको करना है तो मैं करूँगा। बहुत सारे लोग हैं हमको ये कर सकते हैं, मैं तो एमपी लड़ रहा हूँ, मैं तो विधायक नहीं लड़ रहा हूँ। और मेरा ख्याल से विधायक लोगों में से किसी को बनाएंगे। आप पार्टी का निर्णय तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये तो आपका केंद्रीय आपका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। विष्णुदेव भी केंद्र में थे। हाँ, विष्णुदेव भी केंद्र में थे। अगर पार्टी, मैंने बताया कि मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं इसके लिए इच्छा भी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन काल पार्टी अगर बोलेगा कि तुमको ये काम करना है तो मैं करूँगा। आप सीएम क्या, मेरे को तो पार्टी झाड़ू मारने के लिए बोलने से भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपने ये ऐलान कर रखा है कि मेरा आखिरी चुनाव है जी। तो क्या आपने अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोच रखा है कुछ? नहीं, रखा नहीं है, मैं रखूँगा, आगे बनाऊँगा। मैं 8 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा लड़ गया, 10 बार मैंने लड़ लिया है। ऐसे तो मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आखिरी बार मत बोलिए मत बोलिए, लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ूंगा। डायरेक्ट चुनाव लड़ना लोकसभा विधानसभा में थोड़ा एज हो जाने से कष्टदायी होता है। आप एक तो सीनियर हो जाने से बहुत सारे काम भी आपको माने राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे मिलता है। तो इसलिए ये जो चुनाव लड़ना या जनसंपर्क रखना, लोगों से संबंध बना के रखना, माने घूमना फिरना, उनसे मिलते जुलते रहना, ये बड़ा कठिन होता है। तो हम ये माने कि अभी तक आप किंग की भूमिका थे, अब किंग मेकर भूमिका में रहना चाहते हैं? हाँ, मान लीजिए वैसे भी होगा, आप मान लीजिए वैसे भी होगा। क्या है, मेरा जो मैंने बोला ना, मैंने ये 8वां बार लोकसभा लड़ रहा हूँ। पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास करके निरंतर 8 बार मेरे को टिकट दिया, ये कम बात नहीं है मेरे लिए। और मैं 2 बार एमएलए के लिए भी लड़ा और 2 बार हम सक्सेसफुल हुआ है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा जो अनुभव है इसको मैं ट्रांसफ़र करूँ यंग जनरेशन को, और हम पार्टी का आगे के लिए सशक्त पार्टी बनाने में योगदान दूँ, ये मेरा इच्छा है। और अन्यथा अन्य कुछ नहीं है। मैं और एक बार भी लड़ सकता हूँ, 2 बार भी लड़ सकता हूँ, जब तक ताकत है उसमें लड़ सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि आप जो डायरेक्ट चुनाव लड़ता है उसका सबसे ज़्यादा जनसंपर्क, आजकल का आधुनिक ज्ञान तंत्र में या आपका टेक्निक जो आ गया है उसमें टच तो हो जाता है, लेकिन फिजिकली टच, फिजिकली जो मूवमेंट करना, ये बहुत आवश्यक होता है पॉलिटिक्स में। तो वो करना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए मैं ये निर्णय ले रहा हूँ। तो हमारे साथ मौजूद थे इस देश में बहुत ज़्यादा संसदीय कार्य अनुभव रखने वाले लोगों में से एक जुएल ओराम जी, और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए। हम उम्मीद करते हैं कि हम भविष्य में उनको राज्य की सर्वोच्च कुर्सी पर देखें, और उस वक्त हम इस इंटरव्यू को दोबारा चलाएंगे, आपको दोबारा दिखाएंगे। अभी इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। और उदय इंडिया चुनाव यात्रा ऐसी लगातार जारी रहेगी। हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और आपको ऐसे ही वरिष्ठ नेताओं से, जनता से, सबसे बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।